अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द लर्निंग कुरान सीरीज़ में आप हजरात का खैर मकदम है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नफ़ीस आप हजरात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुरान करीम को सीखने के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत ही अहम सबक लेकर के आप हजरात बागौर ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के कलाम को अगर समझना चाहते हो, अल्लाह के कलाम को, कुरान करीम को अगर सीखना चाहते हो, तो आप हजरात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुरान करीम की इन तमाम असबाब को रोज़ाना 15-20 मिनट निकाल करके सुनिएगा। कोई भी वीडियो हमने 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं डाली है। हमारी तमाम वीडियो 4-5 मिनट की होती है, हद से हद 10 या 11 मिनट की होती है। इससे ज़्यादा कोई वीडियो हम नहीं बनाते हैं। और ये भी इतना इसलिए होता है चूँकि कुरान करीम है। कुरान करीम को सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ तहक़ीक़ी बातें सीखनी पड़ती है और क़वाइद व तजवीद की रियायत करते हुए अगर कुरान करीम आपको सीखना है तो आपको 15-20 मिनट तो कुरान करीम के लिए निकालनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ दूसरी वाहियात चीज़ें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गाने देखते हैं, उनसे बेहतर ये है कि आप अपने रब के कलाम को सीखें, कुरान को सीखें, कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुरान करीम के हर एक हर्फ के पढ़ने पर और सीखने पर, सुनने पर 10 नेकियां मिलती है। और सीखने के दर्जात तो बहुत बुलंद है कि अगर किसी ने कुरान करीम की एक आयत भी याद कर ली तो और हिफ्ज़ याद कर ली तो कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा एक आयत के हाफिज़ से भी कि कुरान करीम जितना तुझे याद है वो कुरान करीम पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात पर चढ़ता जा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए सामईन किराम, हम आज का दर्स कुरान शुरू कर देते हैं। बात चल रही थी, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आप हजरात के सामने बतलाया और आपको सिखाया कि मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल, मद्द लाजिम 3 तरह की ये मद होती है और कुछ और भी मद है जैसे कि मद्द लाजिम वक्फ़ी होती है। तो उसके बारे में भी हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता दिया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर आपको समझना बिल्कुल आसान था, चूँकि वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश थे और उनसे आपको समझ में आ रहा था कि कौन सा हुरूफ़ मद्दा है और किस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है और किस हर्फ के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में है तो मद्द मुनफसिल हो रही है, उसी में है तो मद्द मुत्तसिल हो रही है, और अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर जज़म या तशदीद है तो मद्द लाजिम हो रही है। ये सारी चीज़ें आप हज़रात को मालूम हो चुकी है। लेकिन हुरूफ़ मुक़त्तिआत में इन तमाम चीज़ों का पहचानना, परखना और इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन हम बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देते हैं। देखिएगा, हुरूफ़ मुक़त्तिआत के पढ़ने का जो तरीक़ा है वो ये है कि ये हुरूफ़ मुफ़रदात की तरह पढ़े जाते हैं। हर हर्फ को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि ये अलिफ़ है तो इसको अलिफ़ ही पढ़ेंगे, ये लाम है तो इसको लाम ही पढ़ेंगे। यानी हुरूफ़ के जो नाम है वो नाम पढ़ने होते हैं। बस एक हर्फ के अंदर जितने भी नाम हैं, जितने भी हुरूफ़ है एक लफ्ज़ के अंदर, वो तमाम के तमाम एक सांस में पढ़ने चाहिए। और अगर मद्द मुत्तसिल है, मद्द लाजिम है तो 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और मद्द मुनफसिल है तो 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम। मद्द लाजिम कैसे हो रहा है और मद्द मुत्तसिल कैसे हो रहा है, मद्द मुनफसिल कैसे होगा, आप इसको समझिए। देखिएगा, ये है अलिफ और ये है लाम। जब आप लाम बोलते हैं तो लाम दरअसल हकीकत में लाम अलिफ ज़बर ला मीम साकिन लाम। लाम का जब नाम आप अगर लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लाम अलिफ ज़बर ला मीम साकिन लाम है। तो वहाँ पर लाम अलिफ ज़बर ला में जब लाम बोलते हैं तो लाम अलिफ ज़बर ला में अलिफ आ गया, हुरूफ़ मद्दा का है। उसके बाद मीम साकिन आ गया लाम, तो मीम साकिन हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ मीम के ऊपर जज़म आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हो रहा है। मीम में मीम या ज़ेर मीम, मीम साकिन, यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के या के बाद मीम साकिन है, यानी कि हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ मीम के ऊपर साकिन जज़म आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। तो इन दोनों मद को 3 से लेकर के 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ सकते हैं। आइएगा, अलिफ लाम मीम सॉद की तहक़ीक़ कर लेते हैं। आप देखेंगे ये अलिफ है, यहाँ ये लाम है। लाम के बारे में मैं बता चुका हूँ कि लाम का जब नाम आप पढ़ेंगे तो लाम के नाम के अंदर आपको लाम अलिफ ज़बर ला मीम साकिन लाम बनता है, यानी कि आप
اگر اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ کہ حروف مدہ کے الف کے بعد میں جو حرف آ رہا ہے وہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کی وجہ سے یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، الف لام میم۔ اور پھر میم ہے اس کے بعد میں الف لام میم، تو یہاں تو وہی قاعدہ چلے گا جو یہاں الف لام میم میں چلا تھا، لیکن جو صاد ہے، صاد میں کون سا قاعدہ چلے گا؟ تو صاد کو دیکھیں گے، صاد الف زبر صاد دال ساکن، تو حروف مدہ کا الف آ رہا ہے صاد، اور حروف مدہ کے الف کے بعد میں صاد کے نام میں دال ساکن آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ تو پڑھیں گے الف لام میم صاد۔ اب یہاں آ جائیں گے الف لام را، لام الف زبر لا میم ساکن، مد لازم ہو رہا ہے، الف لام میم را، را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام اور میم اسی الف لام میم کی طرح مد لازم ہو رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہاں پر کاف، کاف الف زبر فا فا ساکن، تو یہاں پر بھی مد لازم ہو رہا ہے، عین، عین یا زیر عین نون ساکن، مد لازم ہو رہا ہے، صاد، یہاں پر بھی مد لازم ہو رہا ہے، طہ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا چونکہ حروف مدہ کا الف ہے کھڑا زبر ہے جو کہ الف کے مشابہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، طاسیم میم، یہ بھی سین، سین یا زیر سین نون ساکن، مد لازم ہو گیا، حروف مدہ کے یا کے بعد میں نون ساکن ہے، میم، میم ساکن کے بعد میں یا ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی جزم ہے یعنی کہ ساکن ہے، مد لازم ہوگا، طاسین، سین بھی اسی والے سین کی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا اور مد لازم ہوگا، یاسین کے سین میں بھی مد لازم ہوگا، صاد، صاد الف زبر صاد دال ساکن، حروف مدہ کا الف کے بعد دال ساکن ہے، مد لازم ہوگا، حامیم، یہاں پر میم یا زیر می، میم ساکن، تو یا ساکن کے بعد میں میم ساکن آ رہا ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا، حامیم، عین سین قاف، یہاں پر عین سین قاف تینوں میں مد لازم ہو رہا ہے، عین، عین یا زیر عین نون ساکن، یہاں دیکھیں یا ساکن کے بعد نون آ رہا، سین یا ساکن کے بعد نون آ رہا ہے اور نون کے اوپر جزم ہے، قاف، حروف مدہ کے الف کے بعد میں فا ساکن آ رہا ہے، اور جب کبھی حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو مد لازم ہوتا ہے، اس قاف کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، نون، نون واپش نون، نون ساکن، نون کا جب نام لیں گے آپ یا بولیں گے یا لکھیں گے تو دیکھو نون واپش نون ساکن نون، تو حروف مدہ کے واو کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگا۔ آپ حضرات کو حروف مقطعات کے اندر کون سی مد کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اور کون سا حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے یہ سبق بھی آ چکا ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔